गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं उपनिवेशवाद का अंत। सबसे पहले हम यहाँ उपनिवेश के बारे में जानेंगे। उपनिवेश किसे कहते हैं? जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र पर अधिकार कर लेता है, अधिकार कर उसके संसाधनों का प्रयोग करता है, और वो प्रयोग भी किसके लिए करता है? अपने विकास के लिए करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। तो हम यहां बात करेंगे कि उन उपनिवेशों का अंत कैसे हुआ। हम बात कर रहे हैं यहां 1600 से लेकर के 1970 तक। इस दौरान विश्व के बहुत से ऐसे देश थे जो दूसरे देशों के उपनिवेश थे, जैसे अफ्रीका, अमेरिका, भारत, एशिया के और भी बहुत से देश थे जो यूरोपियन देशों के क्या थे? उपनिवेश थे। और इन औपनिवेशिक शासकों से हमें आज़ादी ही नहीं चाहिए थी। आज़ादी के साथ साथ हमें क्या चाहिए था? चुनने का अधिकार भी चाहिए था, कि हम जो है एक ऐसी सरकार का क्या करें? चुनाव करें जो हमारे द्वारा चुनी गई हो। और बहुत से लोगों ने जो इन देशों में रह रहे थे, उन्होंने औपनिवेशिक जो शासन था उससे एक मुक्ति पाने के लिए क्या किया? संघर्ष किया। और उसके अंदर अगर हम भारत की चर्चा करें तो भारत 1947 में आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ? अंग्रेजों से। हम भी बहुत गुलाम रहे हैं। 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है, और 1757 के अंदर प्लासी के युद्ध से वो भारत के अंदर राजनीतिक सत्ता कायम कर लेती है। उसके बाद से लेकर के 1947 तक लगातार भारत के ऊपर इन लोगों ने क्या किया? शासन किया और हमें गुलाम बना के रखा। उसके बाद में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं घाना की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? घाना की। ये एक अफ्रीकी देश है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा देश है? अफ्रीकी देश है ये। और इनको क्या बोला जाता था? गोल्ड कोस्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट के नाम से भी इसको जो है जाना जाता था। तो ये 1957 में आजाद हुआ। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि घाना कब आजाद हुआ अंग्रेजों से? तो 1957 के अंदर ये आजाद हुआ था। और अफ्रीका के अंदर सबसे पहले, अफ्रीका के अंदर बहुत से देश है, जिम्बाब्वे है, दक्षिण अफ्रीका खुद है, घाना है। इन देशों के अंदर सबसे पहले आजाद होने वाला जो पहला देश था वो कौन सा था? घाना था। और यहां पर एक व्यक्ति का नाम आएगा एनक्रूमा, जो पहला जो है इसका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना था। ये एक सुनार और एक शिक्षक का बेटा था, और इसने पहली बार जो है घाना की आजादी के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन थोड़े सी समय के बाद में यहाँ की जो सेना थी उसने तख्ता पलट कर दिया। दोबारा सेना ने क्या कर दिया? तख्ता पलट दिया, और यहाँ पर दोबारा जो सैन्य शासन क्या हो गया? लागू हो गया 1966 के अंदर ही। आप देखिए 1957 में आजाद हुए और 1966 के अंदर यहां पर सेना का क्या हो गया? तख्ता पलट हो गया। और तमाम जितने भी अफ्रीकी देशों की अगर हम चर्चा करेंगे वहां पर, तो लगभग यही हाल हुआ। पूरे अफ्रीका का क्या हुआ? यही हाल हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं हाल के दौर की, यानी कि एट प्रेजेंट में ऐसी क्या चीजें हैं। लोकतंत्र की दिशा के अंदर सबसे ज्यादा अगर किन्हीं राष्ट्रों ने अगर अपना नजरिया बढ़ाया है, उसमें उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका आते हैं। ये वो राष्ट्र हैं जहां पर लोकतंत्र कायम भी हुआ और आज तक कायम है। इन देशों के अंदर लोकतंत्र आज भी क्या है? कायम है। और इस लोकतंत्र की जो बहाली हुई है इन देशों के अंदर, ये जो महत्वपूर्ण यहां पर आप महाद्वीप और देश देख रहे हैं, इन महाद्वीपों और देशों के अंदर लोकतंत्र की अगर उत्पत्ति हुई तो आज तक यहां पर लोकतंत्र कायम है। और यह लोकतंत्र कायम कब होता है? 1990 के दशक के अंदर रूस के पतन से। रूस के किसके पतन से? क्योंकि रूस को क्या बोला जाता था उस समय? सोवियत संघ बोला जाता था। और रूस जो है यूरोप का एक ताकतवर देश था, और वो चाहता था पूरे विश्व के अंदर साम्यवादी सरकारों का गठन हो। लेकिन 1989 से 1991 के बीच रूस जो है वो कितने टुकड़ों में बट गया? 15। कितने गणराज्यों में बट गया? 15 गणराज्यों में बट गया। और इसकी वजह से रूस का नियंत्रण क्या हो गया? कम हो गया। और यूरोप के ऊपर से सोवियत जो नियंत्रण था उसकी समाप्ति हुई, और इसका जो है दुनिया के राजनीतिक नक्शे के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और इसकी वजह से क्या हुआ? उसके जितने भी पड़ोसी देश थे वहां पर लोकतंत्र कायम हो गया। और हमने उसकी चर्चा पोलैंड से की थी। एक एग्जाम्पल हमने उठाया था कि पोलैंड किस प्रकार रूस के नियंत्रण से जो है सफल हुआ। उसके बाद के अंदर अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो वहां अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहां पर भी 1990 के दशक के अंदर लोकतंत्र की बहाली हुई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर। लेकिन उसके बाद में अगर हम देखेंगे 1999 के अंदर जनरल परवेज
मुशर्रफ जो सेना प्रमुख थे किसके, पाकिस्तान के, उसने पाकिस्तान की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको उखाड़ फेंका और खुद राष्ट्रपति बन गए। इसके अलावा अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल के अंदर 2005 के अंदर नेपाल का जो राजा था उन्होंने वहां की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन उसके बाद में 2006 में दोबारा फिर जो है नेपाल के अंदर जो है किसकी बहाली हो गई थी, लोकतंत्र की बहाली हो गई थी, लेकिन राजा को फिर भी जो है संवैधानिक पद दिया गया। संसद के अंदर राजा की शक्तियां घटा जरूर दी गई थी। तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था कायम होती है उसकी चाह बढ़ने की प्रवृत्ति अगर हम देखें तो 2005 तक, करीब 2005 तक हमारे यहां पर कम से कम 104 के आसपास जो है बहुदलीय प्रणाली के चुनाव यहां पर करवाए गए, और यह संख्या जो है सबसे बड़ी थी। क्या थी? सबसे बड़ी थी अब तक की। और लोकतांत्रिक रहे 80 से ज्यादा देश 1980 के अंदर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। लेकिन आज भी अनेक देश ऐसे हैं जहां ना तो लोग अपने विचारों को मुक्त भाव से व्यक्त कर सकते हैं, ना ही वे अपना नेता चुन सकते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं बर्मा की। बर्मा, जिसको आजकल हम किसके नाम से जानते हैं, म्यांमार के नाम से जानते हैं, और यह भारत का पड़ोसी देश है। और बर्मा 1937 के अंदर भारत से अलग हुआ था। हालांकि ये पहले भारत का ही क्या होता था, हिस्सा होता था। और यहां पर जब ये 1948 में, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि बर्मा जो है वो कब आजाद हुआ, तो 1948 में जो है आजाद हुआ था बर्मा। और तब से लेकर 1966 तक यहां पर लोकतांत्रिक जो है सरकारें रही थी। लेकिन 1962 के अंदर यहां पर जो है सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया। उसके बाद में 1990 के अंदर यहां पर चुनाव हुए थे, और यहां पर आंग सान सूची, ये एक महिला है, इसके नेतृत्व में यहां पर क्या बनी थी, सरकार बनी थी। लेकिन यहां की जो फौजी सरकार है उसने इस सरकार को मानने से इनकार कर दिया, और आंग सान सूची को किसमें डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और भी जो लोकतंत्र के समर्थक जो नेता वहां पर थे बर्मा में, उन सबको भी कहां पर डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया। और छोटी छोटी राजनीतिक गतिविधियां करने के लिए लोगों को जो है बहुत सजाएं वहां पर दी जाती थी। और फौजी सरकार ने बहुत ज्यादती की, इस वजह से 60,000 से लेकर के 1 लाख लोग तक अपना घर बार छोड़ गए। नजरबंदी की सजा झेलने के बावजूद सूची ने लोकतंत्र के लिए अपने अभियान को आज तक जारी रखा, और इसके कारण उनके संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। फिर भी म्यांमार के लोग आज भी अपने देश के अंदर लोकतंत्र की सरकार जो है उसको कायम करने के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है विश्व स्तर के ऊपर लोकतंत्र। यहां पर 2-3 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, जैसे कि फरीदा कह रही है कि लोकतंत्र का विस्तार अधिक से अधिक इलाकों में और दुनिया भर के देशों में हो रहा है। तो राजेश कहता है कि हां, हम आज पहले से बेहतर दुनिया में रह रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम विश्व लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक तीसरी गुड़िया आ जाती है जिसका नाम है सुष्मिता। वो कहती विश्व लोकतंत्र, क्या बात कर रहे हो? मैंने टीवी में देखा कि बिना किसी उचित कारण के अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, इराक के लोगों की राय भी नहीं जानेगी, तो तुम इसे किस तरह का वैश्विक लोकतंत्र कह सकते हो? यानी कि 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम वैश्विक लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। सुष्मिता अपना एक विचार लेके आती है और कहती है वैश्विक लोकतंत्र कैसा हुआ? तो फरीदा क्या कहती है यहां पर कि मैं विभिन्न देशों के आपसी संबंधों की बात नहीं कर रही हूं, मैं इतना भर कह रही हूं कि अधिक से अधिक देश जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते जा रहे हैं। फिर राजेश कहता है लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यानी कि 2 बातें हुई यहां पर, सुष्मिता ने जो बात की और फरीदा ने जो बात की, उन दोनों के ऊपर वो जो है अपनी बात रखता है कि लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर ज्यादा से ज्यादा देश लोकतंत्र को अपना रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि दुनिया ज्यादा लोकतांत्रिक हो रही है। तो आखिर इराक के युद्ध में तो उस देश में लोकतंत्र कायम करने के लिए हुआ था। उसने कहा कि इराक का जो युद्ध किया अमेरिका ने, वो किस लिए किया था? वहां लोकतांत्रिक सरकार थी, उसको समाप्त करके और वहां पर क्या लाना चाहता था? वो लोकतंत्र लाना चाहता था। उसके बाद में एक तीसरा जो है बच्चा यहां पर और आ जाता है, और वो बच्चा नहीं है, वो उनके टीचर हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है यहां हम 2 अलग अलग चीजों को मिलाकर के चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ तो विश्व में लोकतंत्र हो रहा है, दूसरी तरफ जो है लोकतंत्र बहाल करने के लिए अलोकतांत्रिक सरकारों को गिराया जा रहा है। तो फरीदा ने आज की दुनिया के विभिन्न देशों के लोकतांत्रिक शासन कायम करने की बात कही। राजेश और सुष्मिता के बीच में किसी अन्य मुद्दे के ऊपर मतभेद हैं। यह मामला विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंधों का है। राजेश, यह संभव है कि एक देश के लोगों द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए शासन अन्य देशों के ऊपर क्या रहे, दबदबा कायम करे। सुष्मिता फिर यहां कहती है सर, इराक युद्ध का मामला ठीक सही है। तो सुरिंदर कहता है यहां पर मुझे कुछ भी साफ समझ नहीं आता। हम वैश्विक स्तर पर तो लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? क्या कोई वैश्विक सरकार है? वैश्विक स्तर की हम बात कर रहे हैं तो क्या पूरे विश्व के ऊपर भी कोई लोकतांत्रिक सरकार है? क्या विश्व का कोई राष्ट्रपति है? क्या विश्व का कोई प्रमुख है?
अगर कोई सरकार नहीं है तो फिर लोकतंत्र या गैर लोकतांत्रिक कैसे हो सकती है? जब ऊपर कोई सरकार ही नहीं है तो वो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक कैसे हो सकती है? तो आइए अब हम यहां पर चर्चा करते हैं उसी वैश्विक सरकार की, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन। यानी कि इस बातचीत में जिस सवाल के ऊपर हम आए उसके ऊपर हम यहां विचार करेंगे, क्या पूरी दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ने से लोकतंत्र के बीच आपसी संबंध स्वतः लोकतांत्रिक हो जाएंगे? लेकिन इस सवाल पर विचार करने से पहले सुरेंद्र ने जो मुद्दा उठाया, यहां पर आप देखिएगा, सुरेंद्र ने यह मुद्दा उठाया था, क्या कोई वैश्विक सरकार है? तो अगर हम सुरेंद्र की बात के ऊपर गौर करें तो भारत की सरकार है, एक अमेरिका की सरकार है, फिर और भी देशों की सरकारें हैं, लेकिन दुनिया में कोई सरकार नहीं है। कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके द्वारा बनाए गए कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू हो। अगर ऐसी कोई सरकार नहीं है, अगर ऐसा कोई शासक नहीं है, कोई शासित नहीं है, तो हम लोकतंत्र की दो बुनियादी विशेषताओं को यहां कैसे लागू करेंगे? और वो दोनों कौन सी थी आपको याद है? पहली विशेषता तो क्या थी कि शासक लोग चुनाव करेंगे, जो शासक है उनका लोग क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। दूसरी बात क्या थी? लोगों को राजनीतिक क्या होगी? आजादी होगी। तो सुरेंद्र की जो शंका है वो सामान्य ढंग से ठीक है, पर हम यह नहीं कह सकते कि यहां लोकतंत्र का सवाल नहीं उठता। कोई भी जो विश्व की जो सरकार है, विश्व के अंदर जो भी सरकार नहीं है, पर दुनिया में ऐसी संस्थाएं जरूर हैं। विश्व के अंदर ऐसी वैश्विक सरकार तो नहीं है, लेकिन ऐसे क्या है? संगठन है। ये देखिए, ऐसी संस्थाएं हैं जो आंशिक रूप से सरकार के तरीके से ही काम करती है। ये संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उसी तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते हैं जैसा कि कोई सरकार रख सकती है, लेकिन वे ऐसे नियम बनाते हैं जो सरकार के कामकाज की समय सीमा तय करते हैं। वो कौन कौन से नियम, उनके ऊपर हम विचार करें। जैसे कि पहला विचार है यहां पर कि कोई भी अगर देश है, उस देश की सीमा से अगर कोई समुद्री क्षेत्र लगता है तो उसके अंदर कार्य और व्यापार को संचालित करने वाले कायदे कानून कौन बनाएगा? तो कौन बनाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ बनाएगा। उसके अलावा सारे देश जो है विश्व के, वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए गाइडलाइन कौन जारी करता है? एक संस्था है हमारे पास जिसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर के नियम और कायदे कानून बनाता है और जिन्हें विश्व के दूसरे देश भी मानने के लिए क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। तो हम यहां बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, कि जो अधिकांश देशों पे लागू होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है। एट प्रेजेंट में 193 सदस्य देश हैं इसके। विश्व के 193 देश इस संगठन के क्या हैं? सदस्य हैं। तो ये एक ऐसा जो है निकाय है जो वैश्विक जो संगठन है उसका निर्माण करता है। इसमें क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए जाते हैं, सुरक्षा और आर्थिक निकाय भी हैं, सामाजिक समता के मामले में परस्पर सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुखिया होता है, जिसको क्या बोला जाता है? महासचिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनरल सेक्रेटरी बोला जाता है। वो इसका प्रशासनिक क्या होता है? अधिकारी होता है। ये अब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब कोई देश दूसरे देश के ऊपर गलत ढंग से अगर आक्रमण करता है तब क्या होता है? तब क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है सुरक्षा परिषद, वो रक्षा करेगी। वो उस देश की क्या करेगी? रक्षा करेगी। ये यहां दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जिम्मे है कि विभिन्न देशों के बीच में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की क्या है? जिम्मेवारी। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति दस्ता बना करके गलती करने वालों के खिलाफ क्या कर सकती है? कार्रवाई कर सकती है। तीसरा काम ये क्या करती है? जिन देशों के पास पैसा नहीं है उसके लिए यहां पर एक कोष बनाया गया जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये क्या करता है? जो गरीब राष्ट्र होता है उनको बहुत सस्ते दर के ऊपर क्या देता है? उधार देता है, ऋण देता है। और ये संस्थाएं जो है सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को भी कह सकती है और आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देश भी दे सकती है। उसके बाद में यहां पर एक प्रश्न उठ जाता है, क्या ये निर्णय लोकतांत्रिक है? यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो भी निर्णय लिए जाते हैं क्या वो रियल में लोकतांत्रिक होते हैं? तो हम यहां पर उसकी चर्चा करेंगे। अब क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो वास्तव में लोकतांत्रिक होते हैं? तो हम कई प्रकार की ऐसी संस्थाएं देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं। कुछ ऐसे ऐसे काम करती है जिन्हें कोई भी विश्व सरकार नहीं करती है, लेकिन हमें यह जानने की जरूरत भी है ये संस्थाएं खुद कितनी लोकतांत्रिक है। सबसे पहले हम बात करें क्या संयुक्त राष्ट्र संघ खुद लोकतांत्रिक है या नहीं है, और उसको जांचने का हमारे पास सबसे अच्छा पैमाना है कि खुद को प्रभावित करने वाले जो फैसले हैं इन संस्थाओं के सदस्यों को किस हद तक स्वतंत्र और बराबरी का भागीदारी देती है। जो इसके अंदर 193 जो देश हैं क्या वो सारे बराबर हैं? क्या सबको यहां पर वोट देने का अधिकार, सबको यहां पर जनमत देने का अधिकार बराबर है? क्या सभी की बातों को यहां पर तवज्जो दी जाती है? तो हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एट प्रेजेंट में मैंने अभी आपको बताया था 193 देश है
और इन सभी के देशों को एक वोट का अधिकार है। यानी कि महासभा जो बनती है वो इन्हीं सभी सदस्यों से बनती है। जो टोटल सदस्य देश होते हैं उनसे किसका निर्माण होता है? महासभा का। और महासभा के अंदर एक राष्ट्र को एक ही वोट देने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा की जो बैठक होती है उसके अंदर जो भी वोटिंग की जाती है उसके अंदर प्रत्येक देश को क्या है? एक वोट देने का क्या है? अधिकार है। तो इस हिसाब से संयुक्त राष्ट्र जो है वो लोकतांत्रिक संगठन लगता है हमें। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुत बड़ी संस्था है जो महत्वपूर्ण है, वो है सुरक्षा परिषद। कौन सी है? अभी हमने बात की थी जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद के अंदर टोटल सदस्य हैं वो 15 है, जिसमें 5 तो क्या है? स्थायी और 10 क्या है? अस्थायी। ठीक है, जो 10 अस्थायी है उनको 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। और एट प्रेजेंट में आप देखेंगे 2020 के अंदर भारत को 2 वर्षों के लिए जो है एक बार फिर जो है अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। अब हम बात करते हैं जो 5 स्थायी जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। अब इन देशों को वीटो का अधिकार है। किसका अधिकार है? वीटो का। वीटो पावर है इनके पास। कौन सी पावर है? वीटो पावर। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी निर्णय को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं या बदल सकते हैं। अगर 10 देश एक तरफ हैं और इन 5 में से अगर एक भी एक तरफ हो गया तो वो विचार संयुक्त राष्ट्र संघ में लागू नहीं हो सकता। असली जो ताकत है वो फिर किन के हाथ में है? उन 10 के हाथ में नहीं है, 5 के हाथ में है। क्यों है? क्योंकि ये जो स्थायी सदस्य है यही सबसे ज्यादा खर्चा वहन करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसलिए इन सदस्यों को क्या मिला हुआ है? वीटो का अधिकार। अगर कोई भी स्थायी सदस्य देश अपनी मर्जी के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं होने देता है ये, तो इससे क्या पता लगता है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये लोकतांत्रिक है? इससे तो हमें पता लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ खुद ही लोकतांत्रिक नहीं है। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं। यहां पर एक संस्था और काम कर रही है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके अंदर जो मत दिए जाते हैं वो किसके आधार पर दिए जाते हैं? आर्थिक सहयोग के आधार पर। और 10 देश ऐसे हैं जो इसके 52% वोट का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। जो देश जितना ज्यादा पैसा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में दिया जाएगा उसके वोटों की संख्या उतनी ज्यादा होगी। जैसे भारत 1% अगर सहयोग करता है तो इसका वोट परसेंट भी कितना होगा? 1% होगा। अगर कोई देश 2% देता है तो वो कितने वोट दे सकता है? 2। मान लो अब कोई देश कितना देता है? 40% देता है। कितना देता है? 40%। तो उसके वोट कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। और भारत के वोट कितने हुए? 1। तो लोकतांत्रिक कहां हुई? तो यह निर्णय फिर कौन करेगा? जिसके पास 40 वोट देने का अधिकार है। भारत तो कितने देगा? किसी भी वक्तव्य पे 1 दे सकता है। कोई दूसरा देश 40 देगा तो भारत का तो वैसे ही नहीं माना जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्याएं हैं ये। तो वो 10 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, चीन है, इटली है, सऊदी अरब और कनाडा और रूस है। तो बाकी के जो हमारे पास 178 देश बच गए, वो देश अगर फैसला करेंगे कोई भी अंतरराष्ट्रीय तो उनका कोई भी फैसला वहां पर माना नहीं जाएगा, क्योंकि विश्व बैंक के अंदर वोटिंग की ऐसी ही प्रणाली है। इसी कारण विश्व बैंक का जो मुखिया बनता है वो हमेशा ही कौन बनता है? अमेरिकी नागरिक बनता है। आज तक का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो फिर वहां जो भी व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा वो कोई भी निर्णय कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे वोट देने का अधिकार जाता है। तो अगर फैसले लेने की इन तरीकों की तुलना अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से करें, जिसकी चर्चा इस अध्याय में हम शुरू से कर रहे हैं, तो जरा सोचिए आप उस देश के बारे में क्या कहेंगे जहां कुछ लोगों के सरकार में मंत्री का पद स्थायी रूप से बना रहे, जिसे पूरी संसद के द्वारा लिए गए फैसले रोकने का भी अधिकार हो। या फिर उसे आप संसद के बारे में क्या कहेंगे जहां सिर्फ 5% सदस्य ही बहुमत की राय को पलट देते हो? क्या आप इनको लोकतांत्रिक कहेंगे? तो राष्ट्रीय सरकारों के लोकतांत्रिक होने न होने के कारण जिस सरल कसौटी का हम प्रयोग करते हैं, अधिकांश वैश्विक संस्थाएं उस कसौटी के ऊपर खरा नहीं उतरती है। अगर वैश्विक संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं है तो क्या वे कम से कम पहले की तुलना में ज्यादा लोकतांत्रिक हो रही है? इस बात के भी कोई उत्साहवर्धक संकेत हमें नहीं मिलते। दरअसल अगर विभिन्न राष्ट्रों से पहले की तुलना में ज्यादा लोकतांत्रिक हो रहे हैं, पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लोकतांत्रिक चरित्र में कमी आती जा रही है।
लोकतांत्रिक जो दुनिया है वो कमजोर हुई है। 20 साल पहले दुनिया में दो महाशक्तियां थी, कौन थी? अमेरिका और रूस। इन दो महाशक्तियों और उनके पीछे रहने वाले देशों के समूह की जो प्रतिद्वंदिता हुई, टकराव हुआ, उसको हमने किसका नाम दिया? शीत युद्ध का। किसका नाम दिया था? शीत युद्ध का, कोल्ड वार। और जैसे ही 1991 के अंदर कोल्ड वार क्या हुआ? समाप्त हुआ। ये शीत युद्ध समाप्त हो गया तो पूरे विश्व के अंदर एक ही व्यक्ति जो है सुपर पावर बन गया, जिसका नाम था अमेरिका। अमेरिका ही क्या बन गया? विश्व की एकमात्र सुपर पावर। और यह अमेरिकी प्रभुत्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कामकाज को आज प्रभावित करता है। और इसके कहने का ऐसा अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि वैश्विक लोकतंत्र की जरूरत नहीं है और इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो रही है। जरूरत तो उन लोगों की तरफ से पैदा की जा रही है जो विभिन्न कारणों से आज एक दूसरे के ज्यादा संपर्क में आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के अंदर विभिन्न देशों के जो लोग थे अपनी सरकारों की मदद के बिना एक दूसरे से ज्यादा संपर्क में आए हैं। उन्होंने युद्ध और दुनिया पर कुछ देशों और व्यापारिक कंपनियों के प्रभुत्व के खिलाफ वैश्विक संगठन बनाए हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र जिस तरह से लोगों के संघर्ष और पहल से मजबूत हुआ है, वैसे ही वैश्विक मामले में यह पहल भी लोगों के संघर्ष से भी क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यहां पर बाहरी समर्थन का सवाल।